नाम से ये एक नया प्रकल्प शुरू किया है। पढ़ने वाला बच्चा है, जुनूनी बच्चा है, पढ़ाई की जिद कर रहा है, हम उसके साथ हैं। सर, न्यास का गठन क्या सोच के किया गया और शिक्षा संबल योजना के पीछे क्या विज़न है? हमने भी अपनी ज़िंदगी में स्कॉलरशिप से, मेरिट कम मीन्स से ही पढ़ाई करी है। मैं और ब्रजेश तो उसके सबसे उदाहरण हैं कि जब हम छोटे थे तब पिताजी को खो दिया था, लेकिन एक ऐसा मन था कि कुछ इस तरह के बच्चे जो सरकारी विद्यालयों में हिंदी माध्यम से, हम भी हिंदी माध्यम के, और इस तरह की संस्थाएं जैसे विद्या भारती, इनमें जो बच्चे पढ़ते हैं ये काफ़ी नीचे के तबके के लोग होते हैं और इनको कभी कोटा आकर के पढ़ना हो तो उनको आवास और जो बाकी पढ़ाई का कुछ हो सकता है स्कॉलरशिप एलन दे देता और संस्थाएं दे देती, लेकिन सबसे बड़ा खर्चा उनका होता है खाना पीना रहना, वो उनके लिए बस में नहीं होता। उसको ध्यान में रखते हुए हमने उसको समझा, क्योंकि जब हम हॉस्टल में रहते थे सूरत में, हम दोनों भाई, तो हमको भी लगता था कि कितना खर्चा अब हमारे परिवार पे बढ़ गया। जो टोटल भाई साहब की सैलरी थी उसका आधा हिस्सा तो हम दोनों भाई मंगा लेते थे, तो सारे खर्चे फिर हमको चाहे किसी और परिवार ने सपोर्ट किया। तो आज ये पिताजी के नाम से ये एक नया प्रकल्प शुरू किया है और उसमें सबसे बड़ी भावना है कि अभी इसमें 126 बच्चे हैं और इसको बढ़ाएंगे, 500-600 बच्चों तक की व्यवस्था हम कोटा में करना चाह रहे हैं और आगे विद्या भारती और संस्थाएं सरकार के विद्यालयों से जुड़ के इसको जेई के लिए भी करेंगे, आईआईटी के लिए भी करेंगे, कुछ उसमें नवोदय विद्यालय के बच्चों को भी हम इसमें जोड़ेंगे। लेकिन अभी हमने चूंकि हिंदी माध्यम रखा है तो इसमें केवल हिंदी माध्यम के ही बच्चे अभी हम एक बार ले रहे हैं। सर, इसके पीछे क्या विचार है? जैसे हम देखते हैं कि हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं और ख़ासतौर पे जो गर्ल्स हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, उन प्रतिभाओं को एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, तो क्या इसके पीछे यही विज़न था कि उनको आगे बढ़ाया जाए? हाँ, ये एक सबसे बड़ा एक कैटलिस्ट है उन बच्चों के लिए, क्योंकि अब ये बात स्कीम अगर उन तक पहुंचा देगी मीडिया पूरी, तो सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर उनको मालूम है कि हमें कुछ नहीं करना है, अपनी योग्यता का परिचय देना है। एक बार वो मेरिट में आ जाएंगे तो मीन्स जो उनका है वो पूरा हो जाएगा। सर, आप क्या कहेंगे शिक्षा की काशी को? अब मुझे लगता है कि एलन जो है शिक्षा संबल भी बना रहा है उन विद्यार्थियों के लिए, खास तौर पर जो अपने सपने तो पूरे करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं है। देखिए, समाज में इस तरह के लोगों का आना ये समाज के लिए बहुत ही अनुकरणीय विषय है, क्योंकि शिक्षा से बड़ा दान कोई बड़ा दान नहीं है। एलन परिवार का अभी तक हम देखते हैं कि शिक्षा के प्रति सजगता और डिवोशन तो है ही सही, लेकिन ये परमार्थ का काम किया है तो ये नींव की ईंट साबित होगा आने वाले समय में। और विद्या भारती में आप पढ़े हैं, विद्या भारती में बहुत नॉमिनल फीस में हम पढ़ाते हैं। इस साल कोटा जिले की मेरिट में विद्या भारती के बच्चे ने टॉप किया है 98.20 से, और वो एलन का ही विद्यार्थी है, इसलिए आने वाले समय में ये बहुत ही समाज के लिए नींव की ईंट साबित होगा। सर, निश्चित तौर पर। सर, आप हमेशा ना स्कॉलरशिप को बहुत महत्व देते हैं और आज तो आप खुद ही अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, क्या आप कैमरे पे दिखाना चाहेंगे और आपको क्या लगता है एक पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए स्कॉलरशिप क्या महत्व रखता है? देखिए, मैं कैमरे पे तो ये दिखा ही रहा हूँ कि मेरे को और ब्रजेश को उस समय जब हमने 10th का एग्ज़ाम दिया था तो हमको ये स्कॉलरशिप के लिए एक कागज़ आया था सरकार के द्वारा। वो हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा संबल था उस समय, क्योंकि हम 10th जब पास कर रहे थे तब पिताजी तो ये 10th के पहले ही, जब हम 10th का हाफ ईयरली एग्ज़ाम के समय डेथ हो गई। तो ये एक ऐसी हमको आज भी याद आती है कि इस कागज़ को मैंने आज भी संभाल कर रखा है। इस स्कॉलरशिप को ब्रजेश को तो हर महीने मिली, मुझे इसमें केवल 100 रुपये का पुरस्कार मिलकर रह गया। उन्होंने शायद छोटे भाई को सेलेक्ट किया, बोले एक घर में एक ही दे सकते हैं। खैर, वो जो भी हुआ, लेकिन आज हमारे जैसा जिस समय हमें ज़रूरत थी तो हमें किसी ने आगे बढ़ के संभाला। आज हमारी कोशिश है कि ऐसे बच्चे अगर आते हैं आगे तो उनके लिए कोटा को कुछ करना चाहिए, और हमारे पिताजी के नाम पे हो रहा है तो इससे हमें बहुत अब गर्व हो रहा है, अभिमान हो रहा है अपने ऊपर। सर, शिक्षा की काशी को मुझे लग रहा है एलन अब शिक्षा संबल भी बना रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर पर जो पढ़ाई में तो बहुत अच्छे हैं, सपने भी देख रहे हैं, लेकिन उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से वो उतने मजबूत नहीं है। बहुत सही बात आपने, क्योंकि ये चीज़ हम चारों ने बहुत महसूस करी और मैं बहुत टाइम से, सबसे छोटा हूँ तो चारों से कह रहा था पापा के नाम से कुछ करें, क्योंकि एलन नाम समझाने में बच्चों को टाइम लग जाता है, ओरिएंटेशन बताना पड़ता है कि कैसे, लेकिन पापा का नाम तो लक्ष्मी नारायण माहेश्वरी है, तो L.N. माहेश्वरी, उनके नाम से कुछ नहीं हुआ। बीच में एक और बात आई थी भारत विकास परिषद, तो मैंने कहा अपन पापा की डेथ कैंसर से हुई थी, अपन ये भारत विकास परिषद अपन सपोर्ट भी करना, लेकिन अपने डॉक्टर तैयार हो चुके बच्चे, वो कह रहे हैं सर आप बनाओ हॉस्पिटल, हम आ जाएंगे, ऐसा कुछ करें। चल रहा था, ठीक है, वो भी आएगा समय, वो भी होगा, एलन के हॉस्पिटल भी स्टार्ट होंगे, नो डाउट। लेकिन जब पढ़ाई हम भी कर रहे थे तो मुझे आज भी याद है, पापा वो जल्दी छोड़ के चले गए थे, तो उस समय तो स्थिति, शिक्षा तो बहुत दूर की बात है, रोटी कपड़ा मकान के हिसाब से जो हमारा एक महीने का राशन होता है, डेली की सब्जी होती है, उसकी भी दिक्कत आती थी। तो पापा के जो दोस्त थे, एक जहाँ अंकल, सफ़र अंकल,
तो मैं सबसे छोटा था तो मुझको आगे करते थे, अब जस्ट 20 रुपये लिया, 50 रुपये लिया। उस समय 20 रुपये 50 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। 50 रुपये में महीने का राशन आ जाता था। 20 रुपये में आराम से रूटीन के हिसाब से जो करना है एक दिन में सबको, चारों को घर के लिए, वो कर सकते थे। तो उस समय उस गरीबी को बहुत पास से देखा था, आज भी बात जहन में है। तो लगा था कि आर्थिक रूप से किसी परिवार की कैसी भी स्थिति हो, ऐसा नहीं उसे खेत बेचना पड़ रहा है या उसको अपने मिसेस के जेवर को गिरवी रखना पड़ रहा है या किसी से उधार लेना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। पढ़ने वाला बच्चा है, जुनूनी बच्चा है, पढ़ाई की जिद कर रहा है, हम उसके साथ होंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि पापा के नाम से कुछ करना है। अब वो दिन आ गया। आज एलन के लिए अपने ऐसे लैंडमार्क, ऐसी जगह बन गई जहाँ अधिकतर हॉस्टल एलन के अपने सिस्टम ASW उसके हिसाब से चलते हैं, जो अपने पॉलिसी उसमें पूरा ध्यान रखते हैं। तो अपन अब जो बच्चा यहाँ पे आता है, कई बार देखा जा रहा है कि बच्चा इसलिए नहीं आ पा रहा कि उसका रहने का, खाने पीने का, आवास का और जो खाने का खर्चा ज़्यादा होता है। एलन तो स्कॉलरशिप देता है, तो अपन ने इस बार बोला कि अपन इस बार उन बच्चों को जिनके साथ सिस्टम भी कई बार एक तरह से अत्याचार करता है, उनके साथ कुछ ना कुछ इनजस्टिस हो जाता है, वो हिंदी भाषित प्रदेश के बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। तो ये सोचा कि सरकारी स्कूल के बच्चे जो वास्तव में गुरु शिष्य के संबंध को आज भी मानते हैं, इसको अदरवाइज नहीं ले कोई भी जाने कि कॉन्वेंट कंसेप्ट बाहर से आया है। CBSE स्कूल या कॉन्वेंट स्कूल्स में क्या होता है, ऐसे आ जाती है कि बस जैसे पैसे का वो हुआ है, हमने फीस दिया, पढ़ाओ बस, ऐसा या ऐसा नहीं है। आप समय दे रहे हो, हमें दिशा दे रहे हो, हमें आप समझा रहे हो, हमें अनुभव से कुछ नसीहत दे रहे हो, आप हमारे गुरु हो। और गुरु का मतलब जो गुरु बोले तो गुरु गोविंद दो खोड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दो बताया, उनको मालूम भगवान से भी ऊपर दर्जा गुरु का है। तो वहाँ तो गुरु अगर बोल दे कि सूरज चमक रहा है लेकिन कहते बेटा नहीं रात है, बोला आपने बोल दिया तो रात है, बाकी सोचना ही नहीं। ऐसे बच्चे जो टीचर के प्रति, शिक्षक के प्रति, गुरु के प्रति अटूट एक यदि आसक्ति रखते हैं, एक अंधविश्वास रखते हैं, ब्लाइंड फेथ रखते हैं, ऐसे बच्चे जुनूनी भी होते हैं, जिद्दी भी होते हैं और अपना सर्वस्व कह दीजिए जितनी भी ताकत है उसको जी जान से लगा देते हैं। ऐसे बच्चों से हम शुरुआत करना चाहते हो, ऐसी पात्रता रखते हैं, इसलिए ये जो विचार था इसको आज क्रियान्वित कर रहे हैं। एक शिक्षा संबल, जैसे उनको बल मिलेगा, उनका मनोबल रहेगा और उनको लगेगा हमारे अंदर की जो क्षमता बस उसको दक्षता में कन्वर्ट करना है, उसको पूरी मेहनत में कन्वर्ट करना है। बाकी संभालने के लिए रहने का खर्चा, कुछ पहनने का खर्चा या खाने का खर्चा या पढ़ाई का खर्चा या आसपास के हिसाब से और कोई खर्चा, रूटीन लाइफ के हिसाब से खर्चे, जो कॉपी किताब पेन पेंसिल कोई भी खर्चा, 1 रुपये भी हमारे नहीं लगेगा। ये हमारा प्रयास रहेगा। और उसके बाद पढ़ाई सबसे इम्पॉर्टेंट, आगे पात्रता के साथ एग्ज़ाम सब बता दिया आपको, कौन सा एग्ज़ाम सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उनकी पढ़ाई का ट्रैक ऐसे लेके चलना है। उसके लिए मैंने कमिटमेंट किया, मैं उनका मेंटर रहूँगा, उन बच्चों से टेस्ट के बाद मिलूँगा और ये कमिटमेंट करता हूँ ओपन इस समय सबके सामने कि उन बच्चों के लिए ये मेरा प्रयास रहेगा। वो 126 बच्चे जिसमें 81 हमारी बेटियां हैं और 45 हमारे बेटे हैं, परिवार के सदस्य के, परिवार के हमारे बेटे बेटी की तरह उनकी केयरिंग करते हुए जब 2025 यूजी का एग्ज़ाम देंगे, नीट यूजी का एग्ज़ाम, एक एक उसमें सफल कामयाब चेहरा होगा। आप देख सकते हैं विजय समारोह में सबकी उपस्थिति आज से दर्ज कर रहा हूँ। सर, सरकारी स्कूल में हमें हमेशा ही देखने को मिलता है कि प्रतिभाएं तो होती है, लेकिन मुझे लगता है उन्हें उतना अवसर नहीं मिलता आगे बढ़ने को लेकर, और ख़ास तौर पर हिंदी मीडियम का अगर बच्चा है तो उसे वैसे उतना मौका नहीं मिल पाता है। ऐसे में जब ये सोचा गया कि इस तरह के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे, तो इस चीज़ पे क्या कितना विचार किया गया कि हिंदी मीडियम के बच्चे, और ख़ास तौर पर जो 126 नंबर रखा गया उसमें गर्ल्स के नंबर ज़्यादा रखे गए हैं कि 81 गर्ल्स स्टूडेंट होंगी और 45 आई थिंक बॉयज़ स्टूडेंट होंगे। तो क्या इसलिए क्योंकि गर्ल्स को भी उतना मौका नहीं मिलता है, अगर वो डॉक्टर बनना चाहती है और किसी ऐसे कस्बे या गाँव से आती है तो उतना वहाँ पे वो माहौल ही नहीं है कि उसे कोई आगे बढ़ाने के लिए या फिर उसकी पढ़ाई के लिए कोई उतना सोच पाए। आपको मालूम है रूपा यादव एक बच्ची रियल जो शादी के बाद जब उसके अंदर आया कि मुझे डॉक्टर बनना है तो परिवार ने सपोर्ट कैसा किया। ठीक है, ऐसे अधिकतर जो आप हिंदी भाषी प्रदेश हैं जहाँ पे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, स्पेशली वहाँ जो कहती है बेटियाँ होती हैं, उनके तो परिवार में होता है कि बेटा बाद में शादी हो जाएगी और आपको चौका वगैरह संभालना है, चौका संभालना है नहीं। अगर उसके मन में है, जैसे रूपा ने बताया मुझे डॉक्टर बनना है, ऐसे और भी कोई अगर ऐसे हमारी लाडली हमारी कोई बेटी चाहती है, लाली चाहती है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो हम उनका हाथ संभालने के लिए, लेने के लिए, उनकी केयरिंग करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमने ज़्यादा 81 संख्या रखी इनकी, ताकि यहाँ अधिकतर परिवार में जहाँ इस बात को रोक देते हैं, अगर लड़का भी है लड़की, वैसे लड़का लड़के बोलना बेकार है, अच्छा लगता है बेटा बेटी बोलो। लड़का लड़के, हमारे महाराज वो लड़के आपने किया क्या इनको, बेटा बेटी बोलो, लाला लाली बोलो। तो इसमें हमेशा बोलते नहीं पहले बेटा पढ़ेगा बाद में, भले बेटी बड़ी हो बेटा छोटा हो, पहले उसकी पढ़ाई, छोटे वाली स्कूल की पढ़ाई चल रही हो, लेकिन उसका अगर मान लो 10 के बाद उसको कुछ करना है तो उसको मना कर देते हैं। हम ऐसे परिवार की सोच को बदलना चाहते हैं। आज सब बराबर हैं
और बेटी तो बड़ी सौभाग्य से होती है, बेटा तो भाग्य से होता है। तो अगर हम इस चीज़ के लिए यहाँ पर बोलें कि जितने भी हमारे ऐसे बच्चे हैं जहाँ पर आर्थिक रूप से दिक्कत आ रही है, तो ऐसे परिवार को हम ये मैसेज दे रहे हैं कि आप किसी तरह की चिंता ना करें। और जैसा आपने एक प्रश्न पूछा था कि इसके अंदर हम बच्चों के यहाँ पे केयरिंग के हिसाब से, तो मैं आपको बता रहा हूँ रहने के हिसाब से खाने पीने खर्चा ज़्यादा होता है। और बच्चे जो कई ऐसे भी होते हैं कि अपना सिलेक्शन किसी कारण से मान लीजिए क्यों नहीं हुआ कि हिंदी भाषा के हमको डबल लैंग्वेज का पेपर मिल गया सर, फिर हमने बोला कई तो बोला कोई मतलब नहीं, अब क्या करें, 1 साल पढ़ लिया, पेरेंट पैसा लगा दिया, अब उनका सही नहीं। अब सोचिए बच्चे को, उसने खुद की कोई लापरवाही नहीं है, उसने पूरी मेहनत करी, एग्ज़ाम भी फोड़ के आया, लेकिन पेपर उसको क्या दे दिया, हिंदी की जगह बाईलैंग्वेज की जगह इंग्लिश का दे दिया, तो बच्चा कैसे करेगा। ऐसे बच्चे बाद में बहुत मायूस हो जाते हैं, घर से दरवाजे बंद हो जाते हैं, बेटा अपने पास एक बार था खर्चा कर दिया, तो ऐसे बच्चे भी आराम से इसमें आ सकते हैं। तो ये हिंदी भाषी बच्चों के साथ उधर खर्चे को लेके भी होता है, सिस्टम में भी हमेशा आप देखते होंगे जब भी अभी जैसे अभी भी नीट के अंदर आपने देखा, अभी 2024 में एग्ज़ाम हुआ, कितनी जगह बात आई थी कि बच्चा था हिंदी मीडियम का, उसको इंग्लिश का मिल गया, कई जगह उसको 2 पेपर दे दिए। भरतपुर में ऐसा हुआ, 2 पेपर दे दिए, बोले आप दोनों सॉल्व करो, और बाद में बोलते नहीं आपको ये नहीं ये सॉल्व करना है। तो बच्चे का टाइम तो कितना वेस्ट हो गया। और उसने अगर किसी ने OMR शीट में अपना नाम भर दिया तो OMR शीट चेंज नहीं करी तो उसका नहीं खत्म हो गया। तो इन सबको भी हमें ध्यान रखते हुए अब मैं क्या करूँगा, ऐसे मेंटर बोल रहा हूँ, इन बच्चों के साथ साल भर बोलूँगा ऐसे झटके लग सकते हैं बेटा, तो पहले उनको तैयार रखेंगे। तो उनको यहाँ भी ऐसे झटके दे सकते हैं, आपको बेटा दोनों पेपर दे करके देखो क्या दिक्कत है, याद करो ये झटका वहाँ लग सकता है, इसलिए यहाँ सिखा रहे हैं, सिस्टम जानबूझ के आपके लिए ऐसा नहीं कर रहा है ताकि वहाँ झटका आपको बिल्कुल महसूस ना हो। तो हम उनको इतना अंदर से मजबूत कर देंगे, इतना उनके अंदर बोल्डनेस ले आएंगे, इतना उनके अंदर कह दीजिए अंदर से इतने सख्त हो जाएंगे, इतने रिजिड हो जाएंगे कि इस तरह की कोई भी चीज़ उनको कभी भी हल्का सा भी उस समय डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। उनको लग जाएगा कोई बात नहीं, चेंज हो जाए तो ठीक है, वरना करके देख लेंगे, अपने इसका भी अभ्यास कर रखा है। सर जो स्टूडेंट्स फिलहाल हमें देख रहे हैं, खास तौर पे उनके लिए मेरा ये सवाल, क्योंकि ये मेरे मन में भी आया, शिक्षा संबल योजना फिलहाल किन राज्यों में एप्लीकेबल होगी, और ख़ास तौर पे क्या कोई इसके लिए कोई क्राइटेरिया फिक्स रखा गया है, चयन की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए अधिकतर आप देखेंगे ज़्यादा हिंदी भाषित बच्चे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और 2 बड़े प्रदेश हैं आपके उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इन 5 स्टेट को हम ज़्यादा कवर करेंगे। सेंटर हमारे 58 जगह से एग्ज़ाम को लेंगे 9 जून को, लेकिन हमारा मेन इस समय सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पर, आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या आप जानते हो, यूपी की स्थिति कैसी है, बिहार की स्थिति कैसी है, वहाँ बच्चों का जुनून कैसा होता है, अलग ही जिद होती है, लेकिन उनको बस ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता, परिवार वाले बिल्कुल बोल देते हैं अब तो अपने आप जो कर सकता है कर ले। लेकिन ऐसे बच्चा अगर मान लीजिए यूपी बिहार ऐसे हैं और हमारा तो सेंटर ही पहुंच गया वहाँ पर, तो इन बच्चों को हम ज़्यादा कवर करना चाहेंगे। संख्या बहुत ज़्यादा है नो डाउट, लेकिन जब इसमें से छांट के एक एंट्रेंस टेस्ट लेंगे, सबको अलाउ करेंगे टेस्ट, तो मैं भी बोलूँगा कि ऐसा मतलब 50% ही हो। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, किसी ने बोला सर 50% से आप कैसे सोच रहे हो सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैंने एग्जाम्पल दिया कि हमारे 94 में जिसकी सेकेंड रैंक आई थी आलोक जैन, उसके 12 सप्लीमेंट्री थी। तो बच्चों के बोर्ड एग्जाम के क्या रिजल्ट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बच्चे के आप मालूम करो कि यार बोर्ड में उसके नंबर कम क्यों हो गए, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो कैसे उसको ऐसे करो, तो रिकॉर्ड पुराने से मतलब नहीं। आज अगर बच्चा वापस से तैयार है, अंदर से मन से भी शरीर से तैयार है, और पूरी अपनी क्षमताओं को दक्षता में तैयार है कन्वर्ट करने के लिए, अपनी कड़ी मेहनत के लिए तैयार है, सबको समर्पण के भाव से तैयार है, बाहर की दुनिया से टोटल कट ऑफ होकर तैयार है, तो फिर उसका सिलेक्शन क्यों नहीं तैयार होगा। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के हिसाब से हिंदी भाषित बच्चों को हमारे लिए जो संख्या 126 है उसमें छांट कर ऐसे लाएं, टेस्ट भी ले रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग है, डॉक्टर बनना है तो प्लस साइन है, तो नेगेटिव क्यों हो रहा है भाई, ये भी ध्यान रखो। फिर छटके जो बच्चे आ जाएंगे, पात्रता रखेंगे, तो जब उनकी पात्रता है कि वो डॉक्टर बनने के लिए हैं, अंदर गुण रखते हैं, तो फिर हमारा कर्तव्य होगा, हमारा दायित्व होगा कि उनके नाम के आगे 2025 में डॉक्टर गोल्डन मेडल जरूर लगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, एलन माहेश्वरी सर के नाम पर एलन माहेश्वरी परमार्थ न्यास का गठन किया गया और इसके ज़रिए स्टूडेंट्स को शिक्षा देने का काम किया गया, और जैसे कि हम कहते हैं कि शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है, आप क्या कहेंगे? वो मेरे बड़े भाई साहब थे, उन्होंने मेरे को भी पढ़ाया और मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया। तो मेरे जब मैं पढ़ता था तो उन्होंने मेरी जैसे इंग्लिश के लिए सारे वो नोट्स लिख के देते थे कुछ उसमें, तो मैं उनको याद कर मैं उनने, तो उस हिसाब से हमारे घर में ये पढ़ाई का मामला चलता रहा। उस ज़माने में भी जो एलन माहेश्वरी सर हैं वो पढ़ाई को लेकर इतने सजग थे, मतलब उन्होंने अपने भाई को, अपने बच्चों को हमेशा पढ़ाई को लेकर प्रेरित किया बिल्कुल। और हम कोई किस्सा आपको याद है बड़े भाई साहब से, मतलब एक सम्मान और मैं कहूँगी कि कहीं डर भी मौजूद होता था उस ज़माने में? उनसे डर तो नहीं लगता था, लेकिन उनके पास रहने का बहुत इच्छा रहती थी।
मैं हम लोग यहाँ सिटी में रहा करते थे और वो जेके नगर में रहा करते थे, तो हम हर संडे को या हर शनिवार की शाम को उनके घर चले जाते थे। और कभी कभी ऐसा मौका भी आता था कि मेरा जो बेटा बड़ा बेटा वो शनिवार को आते उसको ले जाते थे, ऐसी स्थिति में ले जाते थे, उसके कपड़े भी नहीं लेना, ये सब है हम कर लेंगे वहाँ पे, वो स्थिति याद भी है। परिवार से काफ़ी जुड़ाव महसूस। जुड़ा हुआ है। अच्छा, आप उनके दोस्त हैं, आप क्या कहेंगे आज उनके नाम पर? दोस्त नहीं हूँ, मैं उनका छोटा भाई हूँ। क्योंकि मैं दोस्त तो कहना गलत होगा, क्योंकि दोस्त तो बहुत दूर की चीज़ होती है। ठीक है, हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने वो हमारे रूममेट थे, हमारे साथ काम करते थे। जेके सेंटर का नाम सुना हो अगर आपने, अभी खाली बोर्ड लगा हुआ है अराफात उसमें नगर में, वहाँ पर हम लोग साथ साथ काम करते थे। मैं वहाँ यहाँ पर अप्रैल 62 में आया था और वो जुलाई में आए थे, और हम लोग साथ साथ काम करते थे। और कुछ समय तो हम एक ही रूम में रहे, और उस रूम में वो बराबर हमारी इस जो गतिविधियाँ थी उस पर बराबर नज़र रखते थे कि हम कहीं गलत, क्योंकि हम आए थे 600 किलोमीटर दूर से, कानपुर से, अपने फैमिली से दूर। उस समय हमारी उम्र थी 19 साल, और वही करीब उनकी भी होगी। तो उन्होंने हमको एज ए यंगर ब्रदर ट्रीट किया, और सारी आगे की राह थी सब उन्होंने दिखाई। बराबर उन्होंने ध्यान रखा कि हम कोई गलत रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, इसलिए वो हमारे बड़े भाई थे। और साथ में रहे तो हमने सब कुछ शेयर किया। हम अपने साथ में खाना भी खाते थे, अपने लड़ते भी थे और झगड़ते भी थे, सब कुछ करते थे। अच्छा, आज कितना अच्छा लगता है कि उनके बच्चे जो हैं उनके संस्कारों को, उनकी दी हुई शिक्षा को, उनके विचारों को, उनके सपनों को आगे बढ़ा रहे हैं, और पूरे भारत को ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम कर रहे हैं और सामाजिक सरोकार का काम भी कर रहे हैं। कैसा लगता है आपको? बहुत बहुत ही गर्वित महसूस होता है, और हमेशा याद करते हो कि वो अगर होते तो आज क्या होता। मतलब उनको जब भी बच्चों को देखते हैं, ये तो बच्चे तो हमारे गोद में खेले हैं, सब इनके हमारे साथ हुए, तो उन्होंने जो संस्कार दिए जिसकी बदौलत ये सब एक साथ हैं और हमको आज इतना सम्मान दे रहे हैं। मतलब वो कहाँ हैं और हम कहीं भी कुछ भी नहीं है, लेकिन आज उन्होंने बुला करके इतना सम्मान दिया है। ये रोज़ सम्मान देते हैं, कहीं पर भी हमको मिल जाएंगे तो हमेशा चरण स्पर्श करना और पूरे सम्मान के साथ करना, ये चीज़ आदमी को चाहिए होती है। और आदमी को चाहिए क्या, रुपया पैसा तो कोई मतलब नहीं है, रुपया पैसा तो आपके जीरो लगाते चले जाओ, लेकिन अगर सम्मान मिलता है तब लगता है कि हाँ संसार में हम रह रहे हैं तो हमारा कोई रहना मतलब है। तो वो इन बच्चों के साथ हमको बहुत अच्छा लगता है। एक क्वेश्चन बीच में मैं बोल लूँ, मैं पूछ लूँ इनसे, आप भाई साहब से बड़े थे कि छोटे थे उम्र में? छोटा ही था। भाई साहब का जन्म था 42, आपका 42 का हमारा भी था, उनका लेकिन जुलाई का था, हमारा अगस्त का था। अच्छा अच्छा, उनको भाई साहब बोलते हैं हम, मतलब जैसे ये उनके मित्र थे लेकिन हम भाई साहब भी बोलते हैं, और अभी भी ये वैसा ही हमको प्यार देते हैं। अच्छा, कैसा लगता है कि एलन माहेश्वरी सर का जो नाम है वो एलन करियर इंस्टीट्यूट के रूप में अब अमर हो जाएगा हमेशा के लिए, इसको देख के आप क्या कहेंगे? इसको क्या कहना है, ये तो हम होना ही चाहिए। अच्छा लगता है? तो होना ही चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। और ये हमको गर्व होता है कि वो हमारे साथ, हमको ऐसा मौका मिला उनके साथ रहने का और उनके परिवार के साथ। और हम तो ये बड़ा अपने को गर्वित महसूस करते हैं कि ऐसे परिवार के साथ हमारा जुड़ा हुआ। मतलब ये ज़रूर हमारे कोई पुराने जन्मों के कर्म होंगे जो कि हम 600 किलोमीटर दूर से आकर के इस परिवार से जुड़े, और ये परिवार भी हमको अपना भाई ही मानता है, अपना परिवार का सदस्य ही मानता है आज भी। थैंक यू सर।